नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की उनकी यात्रा से उन्हें सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को इन देशों के पुरजोर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक कुल 32 मृतकों के डीएनए नमूनों का मिलान हो चुका है और 14 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उत्तराखंड में आज सुबह केदारनाथ क्षेत्र के गौरीकुंड खर्ग के पहाड़ी क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की उनकी यात्रा में उन्हें सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को इन देशों के पुरजोर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने में विश्व के प्रयासों को एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। आज सुबह साइप्रस के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विस्तार करने तथा लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि साइप्रस भूमध्य सागर क्षेत्र और यूरोपीय संघ का एक करीबी मित्र और महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान के लिए जगह प्रदान करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और क्रोएशिया के बीच सुविधाएं सदियों पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है। उन्होंने कहा कि क्रोएशिया की उनकी यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। राज्य के कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के पुलिस बल का आधुनिकीकरण शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस बल में भर्तियां जाति के आधार पर की जाती थी, लेकिन आज प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ सभी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है। आज सीसीटीवी कैमरे, नियंत्रण कक्ष, PCR 1 और 150 से अधिक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। चुने गए उम्मीदवारों को इसे आगे लेकर जाना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नए रंगरूट सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के कुल 60,244 पदों में से 12,048 महिला कांस्टेबल है। यह पहली बार है कि किसी भी सुरक्षा बल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक कुल 32 मृतकों के डीएनए नमूनों का मिलान हो चुका है और 14 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि मृतकों में 4 अहमदाबाद, 2 वडोदरा, 1 खेड़ा, 1 अरावली, 1 बोटाद, 4 मेहसाना और 1 उदयपुर से है। जिन मृतकों के डीएनए नमूनों का मिलान हो गया है, उनके शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपानी का डीएनए मिलान हो गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि आज सुबह 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का डीएनए मिलान हो गया। शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण के दूसरे बैच का उद्घाटन कल किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों और जिला स्तर के 128 अधिकारियों को नामित किया गया है। ये अधिकारी पुणे, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और मैसूरू में 4 उत्कृष्टता केंद्रों में प्रभावी शहरी संपत्ति सर्वेक्षणों के लिए आधुनिक भूस्थानिक
तकनीकों का लाभ उठाने के लिए 1 सप्ताह का व्यवहारिक प्रशिक्षण लेंगे। दूसरे बैच का उद्घाटन भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी द्वारा 4 उत्कृष्टता केंद्रों में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य यूएलबी अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को नक्शा कार्यक्रम के तहत उच्च सटीकता वाले शहरी भूमि सर्वेक्षणों की देखरेख के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक कौशल से लैस करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भारत की विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रही है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कई अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जिनमें अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलना और इस वर्ष परमाणु क्षेत्र के बारे में लिए गए निर्णय शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न उपायों के माध्यम से पारदर्शिता और नवाचार को आसान बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की और सेवा संचालित अर्थव्यवस्था से नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलाव पर जोर दिया। उत्तराखंड में आज सुबह केदारनाथ क्षेत्र के गौरीकुंड खर्क के पहाड़ी क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 तीर्थयात्री और पायलट शामिल है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया और राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। राज्य आपदा मोचन बल ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया है और सभी शव निकाल लिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने स्वदेशी और क्षेत्र विषय कार्यक्रमों के निर्माण पर जोर दिया है ताकि जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक लोकाचार को उजागर किया जा सके। श्रीनगर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों और समाचार प्रसारण प्रणाली की समीक्षा के बाद श्री जाजू ने कहा कि कश्मीर क्षेत्र की सभी मीडिया इकाइयों को अपने कार्यक्रम और समाचार सामग्री स्थानीय भाषाओं में तैयार करनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय संपर्क और दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने में मदद मिले। आकाशवाणी श्रीनगर के समाचार प्रमुख तारिक राथर से विशेष बातचीत करते हुए संजय जाजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण को न केवल सूचना देनी चाहिए बल्कि लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार के सूचना सचिव मुनीर उल इस्लाम, सूचना निदेशक जम्मू कश्मीर नीतीश रोजारा के अलावा सीबीसी, पीआईबी और डीडीके तथा आकाशवाणी श्रीनगर के कार्यक्रम समाचार और इंजीनियरिंग विंग के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठकों के दौरान मौजूद थे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक की वृद्धि के साथ 51.5 गीगावाट हो गई है। पिछले वर्ष यह क्षमता 46.42 गीगावाट थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बढ़ती क्षमता के साथ देश नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और सतत प्रगति के बल पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस के अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। सौर ऊर्जा से लेकर पवन ऊर्जा तक राष्ट्र तक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता ने पिछले 11 वर्षों में लंबी छलांग लगाई है। वर्ष 2014 में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता मात्र 2.82 गीगावाट थी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की नई प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी है। भारत ने अब 25 गीगावाट और सेल उत्पादन और 2 गीगावाट वेफर उत्पादन के साथ एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है। भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के देश के लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कर्नाटक के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने ब्रह्म कुमारी के साथ मिलकर आज बेंगलुरु में योग दिवस का आयोजन किया है। योग और ध्यान के फायदों और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोगों को संबोधित करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्था की राय योगिनी बी के अंबिका सिस्टर
ने तनाव और चिंता में डूबी आधुनिक जीवन शैली में योग और ध्यान की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।